नमस्कार दोस्तों। आज हम शास्त्री भाग प्रथम के नव्य व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में तथा प्राचीन प्रश्न पत्र जो आ चुके हैं उसको हल करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में विशेष ये है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग प्रथम के नव्य व्याकरण प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रकरणों के अंक विभाजन के साथ पूर्व के प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर देने का तरीका भी समझाया जाएगा, अर्थात पेपर कैसे सोल्व करना है ये भी इसमें सिखाया जाएगा। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग प्रथम का नव्य व्याकरण प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। तो इसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक किताब चलती है जो भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित है। 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा और यहाँ संज्ञा प्रकरण से लेके स्त्री प्रत्यय प्रकरण तक के प्रकरण चलेंगे। तो पूर्णांक इसके 100 होंगे प्रश्न पत्र के। उत्तीर्णांक पास होने के लिए आपको 36 अंक चाहिए। प्रथम श्रेणी में आने के लिए 60 अंक की जरूरत होगी और द्वितीय श्रेणी के लिए 48 अंकों की जरूरत होगी। तो इसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक है, इसमें संज्ञा प्रकरण से स्त्री प्रत्यय प्रकरण तक जो पाठ्यक्रम है वो आपके नव्य व्याकरण प्रथम प्रश्न पत्र में चलेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम आते हैं। तो इसमें संज्ञा, परिभाषा, अच्छ संधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। इसके बाद अजंत के तीनों प्रकरण, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, और हलंत के तीनों प्रकरण, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, और इसके अलावा अव्यय प्रकरण और स्त्री प्रत्यय प्रकरण। तो कुल ये 15 प्रकरण आते हैं जो आपके नव्य व्याकरण के प्रथम प्रश्न पत्र में रहेंगे। इनमें अंक विभाजन इस तरह से होगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 के 10 आपको करने हैं, विकल्प कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात 20 नंबर के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में वो आएंगे जिनके उत्तर बिल्कुल कुछ शब्दों में आपको देने हैं, छोटे से छोटे उत्तर वाले। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में जो होंगे वो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं, और वो जो 5 प्रश्न है वो 6-6 अंक के होंगे। तो 30 अंक के होंगे आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अर्थात 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 5 आपको करने हैं, 5 आपको छोड़ने हैं। तो जो 5 प्रश्न होंगे वो 6-6 अंक के होंगे और 30 अंक के लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे वो 8 पूछे जाएंगे, 8 में से 4 आपको करने हैं, और वो जो 4 प्रश्न है वो 8-8 अंक के होंगे, अर्थात 32 अंक के आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आपको करना है, और वो जो एक प्रश्न होगा वो 18 अंक का होगा। तो इसमें आपका यही नीचे दे रखा है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 10 होंगे, 10 में से 10 आपको करने हैं, अर्थात सभी आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 20 अंक के आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं, और जो 5 प्रश्न है वो 6-6 अंक के होंगे, अर्थात 30 नंबर के आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 में से 4 आपको करने हैं, और वो 8-8 अंक के होंगे, अर्थात 32 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 आपको करना है, और वो 18 नंबर का होगा। इस प्रकार से 20 और 30 50, 50 और 32 82, और 82 और 18 100 नंबर पर आपके पूरे हो गए। ये विषय वस्तु निर्देश है, ये मतलब कौन कितने प्रश्न होंगे, किस प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किससे संबंधित होंगे, ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, लेकिन इसको मैं विस्तार से अगले स्लाइड में समझा रहा हूं, इसलिए यहां इसको नहीं देखते हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो आपको बताए थे, 10 प्रश्न आएंगे, 10 के 10 आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित प्रकरणों में से होंगे, अर्थात कुल 15 प्रकरण थे आपके, 15 में से 13 प्रकरण होंगे शुरुआत के, उनमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संज्ञा, परिभाषा, अच्छ संधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग, ये कुल 13 प्रकरण है। 13 प्रकरणों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 10 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो इन 13 प्रकरणों में से होंगे, और शेष बचे हुए 5 प्रश्न होंगे वो अव्यय प्रकरण और स्त्री प्रत्यय प्रकरण से होंगे, अर्थात 13 प्रकरणों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी बचे हुए 2 प्रकरणों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर के तो ऊपर के प्रकरणों से होंगे, और 10 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो नीचे वाले प्रकरणों से होंगे। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में जो होंगे वो किससे संबंधित होंगे, तो आपको शुरू में भी बता दिया है कि जिनके छोटे से छोटे उत्तर हों,
कुछ शब्दों में जिसके उत्तर पूरे हो जाएं, इस तरह के प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में होंगे। तो इनमें संज्ञा विधायक की कोई भी संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा जा सकता है, सूत्र ज्ञान, सूत्र के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, सूत्र के उदाहरण से संबंधित पूछा जा सकता है, या सूत्र के अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न आपके सामने तो व्याकरण इत्यस्य व्युत्पत्ति प्रदर्शियताम, व्याकरण इसकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित कीजिए। अगला प्रश्न पूछा है कति माहेश्वर सूत्राणि, कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं लिखिए। प्रत्याहार सूत्रम लिखत, प्रत्याहार सूत्र लिखिए। लोपे साकल्य से इति सूत्रार्थम भी लिखे तद उदाहरण भी लिखत, तो लोपे साकल्य से इस सूत्र का अर्थ लिख करके उसका उदाहरण भी लिखो। और एतन मुरारी, यहाँ अत्र संधि विच्छेदम विधाय संधि विधायक सूत्रम लिखत, तो एतन मुरारी यहाँ पे संधि विच्छेद करके और संधि विधायक सूत्र लिखो। तो अदेंग गुण इत्यत्र गुण संज्ञा शब्द इनके वर्ण गृह्यन्ते, अदेंग गुण यहाँ पे गुण संज्ञा शब्द के द्वारा कौन कौन से वर्ण लिए जाते हैं। इसी तरह से हे राम इत्यत्र सुलोपय केन सूत्रेण भवति, हे राम यहाँ पे सु का लोप किस सूत्र के द्वारा होता है। रमाया इत्यत्र का विभक्ति, रमाया यहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है। याडगम विधायक सूत्रम लिखो, याड का आगम करने वाला सूत्र लिखो। ज्ञानानि इत्यत्र नुमागम केन सूत्रेण भवति, ज्ञानानि यहाँ पे नुमागम किस सूत्र के द्वारा होता है। और इंद्र वरुण भाव सर्व इति सूत्रम प्रपूर्य लिखति, इस सूत्र को पूरा करके लिखो। इस तरह से ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इनका उत्तर देना है। ये दो दो अंक के प्रश्न है। अब इनको आगे देख लेते हैं, उत्तर सहित देख लेते हैं। जैसे पहला पूछा था व्याकरणम इत्यस्य व्युत्पत्तिम प्रदर्शियताम, व्याकरण इसकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित कीजिए। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम, तो ये तो इसकी व्युत्पत्ति है। और वी आंग उपसर्ग पूर्वक है, वी और आंग उपसर्ग पूर्वक कर्णे डुक्रिय धातु, कर्ण के अर्थ में डुक्रिय धातु से कर्णाधिकरणयोश्च, कर्णाधिकरणश्च इस सूत्र के द्वारा ल्युट प्रत्यय करने पर व्याकरणम प्रयोगोयम निष्पद्यते, व्याकरणम यह प्रयोग निष्पन्न होता है। अगला प्रश्न पूछा है कति माहेश्वर सूत्राणि लिखत, तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और तानी च अर्थात वे ये होते हैं। तो ये इसका उत्तर रहा, आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। अगला पूछा प्रत्याहार सूत्रम लिखत, तो आपको पूरे वाक्य में हमेशा उत्तर देना है। तो प्रत्याहार सूत्रम आदिरंतयन संहिता वर्तते, प्रत्याहार सूत्र है वो आदिरंतयन संहिता है। अगला पूछा है इसमें लोपय साकल्य से इति सूत्रार्थम लिखे तद उदाहरणम अपि लिखत, लोपय साकल्य से इस सूत्र का अर्थ लिख करके उसका उदाहरण भी लिखो। तो पदान्ते स्थितयो अवर्ण पूर्वयो यकार वकारयो असि परे साकल्यस्य मते लोपे भवति इति सूत्रार्थ। पदांत में स्थित अवर्ण पूर्वक यकार और वकार के बाद में यदि अस्प्रत्यय परे हो तो साकल्य आचार्य के मत में लोप होता है, ये सूत्र का अर्थ है। पाणिनि मते तु लोपः न भवति, और पाणिनि के मत में लोप नहीं होता है, अतः वैकल्पिक है अयम लोप है, अर्थात यह लोप है वो वैकल्पिक है, अर्थात साकल्य के मत में होगा, पाणिनि जी के मत में नहीं होगा। जैसे यह लोप का उदाहरण जो है वो हर ई है, हरिय और ई है, इस स्थिति में यह का लोप हो जाता है। और वह लोप का जो उदाहरण है वो विष्णु ई है, तो विष्णव और ई है, इस स्थिति में वह का लोप हो जाता है। अगला है एतन मुरारी, इसका संधि विच्छेद करके संधि विधायक सूत्र लिखो। तो एतन मुरारी यहाँ पे संधि विच्छेद जो है वो है एतद मुरारी, और संधि विधायक जो सूत्र है वो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये इसका संधि विधायक सूत्र है। अगला पूछा गया है अधेन गुण इत्यत्र गुण संज्ञा शब्देन के वर्ण गृह्यन्ते, यहाँ पे गुण और संज्ञा शब्द के द्वारा कौन से वर्ण, गुण संज्ञा शब्द के द्वारा कौन से वर्ण लिए जाते हैं। तो ए ए ओ, ये 3 वर्ण लिए जाते हैं। इसी तरह से हे राम, यहाँ पे सु का लोप किस सूत्र के द्वारा होता है। तो हे राम यहाँ पे सु का लोप एंग रिश्वात संबुद्धे इस सूत्र के द्वारा होता है। तो रमाया इत्यत्र का विभक्ति, याडागम विधायकम सूत्रम लिखत, रमाया यहाँ पे कौन सी विभक्ति है और याटागम करने वाला सूत्र लिखो। तो रमाया यहाँ पे पंचमी विभक्ति है और याडागम करने वाला सूत्र है वो याडापे है। और ज्ञानानि यहाँ पे नुम का आगम किस सूत्र के द्वारा होता है। तो ज्ञानानि यहाँ पे नुम का आगम नपुंसकस्य झलचे इस सूत्र के द्वारा होता है। इसी तरह से इंद्र वरुण भव इति सूत्रम प्रपूर्य लिखत, तो इस सूत्र को पूरा करके लिखना था। तो इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुला चार्यणा मानु, तो इसमें आपने देखा कि ये सूत्र से संबंधित, संज्ञा से संबंधित और सूत्र के अर्थ से संबंधित, सूत्र के उदाहरण से संबंधित ये प्रश्न रहे हैं, इसलिए इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में ये लिए गए थे। इसके बाद आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं। तो 10 प्रश्नों में से जो प्रारंभिक 4 प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित प्रकरणों में से होंगे: संज्ञा, परिभाषा, अचसंधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि से। इसके बाद के जो अगले 4 प्रश्न हैं वो
अजंत और हलंत के तीनों प्रकरणों से होंगे। तो अजंत पुल्लिंग से, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग से, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण से होंगे। और इसके बाद में जो बचे हुए शेष 2 प्रश्न है वो अव्यय प्रकरण से और स्त्री प्रत्यय प्रकरण से होंगे। अर्थात लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपको 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं और 5 प्रश्न 6 अंक के होंगे। तो 10 प्रश्नों में से जो प्रारंभिक 4 प्रश्न होंगे वो प्रारंभिक 7 प्रकरणों में से होंगे। उससे के बाद अगले जो 4 प्रश्न होंगे तो अगले 6 प्रकरणों में से होंगे और शेष बचे हुए जो 2 प्रश्न है वो अंतिम 2 प्रकरणों में से होंगे। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न 6 अंक के होंगे अर्थात 30 अंक का रहेगा। और प्रश्न निम्नलिखित से संबंधित होंगे। सोदाहरण सूत्र व्याख्या से संबंधित 5 प्रश्न होंगे और पंक्ति विवेचनात्मक जो प्रश्न होंगे वो 5 होंगे। तो पूर्व प्रश्न पत्र में आए हुए लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने हैं। 5 गुणा 6 बराबर 30 कर रखा है अर्थात 5 प्रश्न आपको करने हैं, 6 अंक के होंगे, 30 अंक इस तरह से पूरा रहेगा। तो 3 प्रश्न तो सामने स्क्रीन पे दे रखे हैं और अगले 7 प्रश्न वो इस स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न को जो करने का है वो सूत्र व्याख्या का जो तरीका है, तो इस आपको सबसे पहले पदच्छेद, उसमें पद निकालने हैं। सूत्र में कितने पद हैं, जैसे सामने वाले सूत्र में 3 पद है, इदुदुब्धस्य, च और अप्रत्यय से। इसके बाद में वृत्ति है, वो सूत्र की जो भी कोई वृत्ति है वो वृत्ति आपको लिखनी है। इकारोपधस्य, उकारोपधस्य, अप्रत्यय से विसर्ग से स स्यात् कुप्पो। जैसे इकार जिसकी उपधा में हो या उकार जिसकी उपधा में हो, प्रत्यय से भिन्न विसर्ग के को स होता है क वर्ग और प वर्ग परे होने पर। ये जैसे इसकी सामने वाली की वृत्ति। इसके बाद में सोदाहरण व्याख्या में आप सूत्र का प्रकार लिखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ इदम विधि सूत्रम वर्तते। और इसके बाद में जो आपके पदच्छेद में जो जो पद आए थे उन पदों का आप विग्रह करेंगे, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे के सारे दे रखे हैं। इसके बाद में आप जो वृत्ति है, वृत्ति को सूत्र के अर्थ के रूप में विस्तार देते हुए लिख देंगे। जैसे इसमें नीचे कर रखा है, तो इदुदुब्धस्य चा प्रत्यय से सूत्रानुसारम इकारोपधस्य उकारोपधस्य च। इकार जिसकी उपधा में हो और उकार जिसकी उपधा में हो, चाहे प्रत्यावयव भिन्न से, प्रत्यय के अवयव से भिन्न, विसर्ग के स्थान पर सकारादेश होगा, विसर्ग के स्थान पर सकारादेश हो जाता है। कै वर्गे पै वर्गे च वर्णे परे, कै वर्ग और पै वर्ग वर्ण परे होने पर। इसके बाद में आप सूत्र का उदाहरण लिखेंगे, जैसे निष्प्रत्युहम, प्रत्युहानाम अभाव है, विघ्नों का अभाव। इसमें निस और प्रत्युहम, यहाँ से का रुत और विसर्ग हो जाता है, तो नी प्रत्युहम ये स्थिति हो जाती है। तो यहाँ इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर सकारादेश होकर निष्प्रत्युहम प्रयोग बनता है। इसी तरह से आविष्कृतम प्रकाश से प्रादुराविष्यात्, इस कोश शब्द के द्वारा इसमें आविष और कृतम, इस स्थिति में स का रुत और विसर्ग और इसके बाद में विसर्ग के स्थान पर सकारादेश होकर आविष्कृतम रूप बनता है। तो ये सोदाहरण सूत्र व्याख्या था, जिनमें जिन बिंदुओं पर आपको मुख्य ध्यान केंद्रित करना है, पदच्छेद, वृत्ति, सोदाहरण व्याख्या, इसमें सूत्र का प्रकार, इसके बाद में पदच्छेद में जो भी पद आए हुए हैं उसका विस्तार से विवेचन, इसके बाद में सूत्र का अर्थ और इसके बाद में उदाहरण आपको देने हैं। आप इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो ये सूत्र व्याख्या सही हो जाएगी। पंक्ति विवेचन संबंधी प्रश्न इस पूर्व प्रश्न पत्र में आया नहीं था, इसलिए वो और पीछे के प्रश्न पत्रों से उठाया गया है, वो आप देख लीजिए। तो ये प्रत्याहार स्वीताम न ग्रहणम अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, ये एक पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति की विवेचना करनी है। तो पंक्ति विवेचन में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि पंक्ति ली कहां से गई है। तो इसमें प्रस्तुता यम पंक्ति, प्रस्तुत यह पंक्ति भट्टोजी दीक्षित विरचितेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से, प्रस्तुत यह पंक्ति भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के संज्ञा प्रकरण से, संज्ञा प्रकरण के उपदेशे अजनुनासिकित इति सूत्रात् अवतरिता अस्ति, उपदेशे अजनुनासिकित इस सूत्र के द्वारा ली गई है। तो प्रसंग में दे रखा है कि ये प्रसंग में वो चीज होती है कि इसमें क्या चीज कही जा रही है। तो प्रत्याहारेषु अच आदि संज्ञासु मध्यवर्ती नाम इताम ग्रहणम भवति नैवा, तो प्रत्याहारों में अच आदि संज्ञाओं के बीच में आए हुए ण क ग च, इनका ग्रहण होता है या नहीं होता है, ये प्रसंग चल रहा था, तो हमें इसका विवेचन करना है। और इसके बाद पंक्ति विवेचन में ऊपर जो पंक्ति आई है उसके पूरे की विवेचना कर देनी है, जैसे कि प्रत्याहारेषु आचादि संज्ञासु मध्यवर्ती नाम इताम ग्रहणम न, अर्थात जैसे प्रत्याहारों में आचादि संज्ञाओं के बीच में आए संज्ञकों का ग्रहण नहीं होता है, जैसे न क ग च, इनका ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रमाण पूछा है कि प्रमाण क्या होता है, तो उपदेशे अजनुनासिकित इत्यत्र अनुनासिक प्रयोग वर्तते, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग है, वो इसमें सबूत है, प्रमाण है। यहाँ पे अनुनासिक शब्द के ककार परे होने पर
इकार को अच प्रयुक्त कार्य इको यणची, इसके द्वारा यणादेश नहीं दिखाई देता है। यदि अच आदि प्रत्याहारों में ईतो का ग्रहण होता तो अच प्रत्याहार में रील रिक, इनको भी ककार आदि में ले लेते और वो ले लेते तो यहाँ पे इको यणची से यणादेश होने लग जाते। जैसे अनुनासी और क, इस स्थिति में ये जो सामने क है उसको भी यदि हम स्वर में ले लेते, ण क ग च यदि आप ग्रहण करते हैं इसमें साथ में, तो इसको मानते हुए के स्थान पर यह होने लग जाता और अनुनासिक प्रयोग बनता और लोप और वली से यह का लोप हो जाता, तो अनुनास का प्रयोग बनता। जबकि इसमें इकार ना तो सुनाई देता है और ना ही सुनाई देना चाहिए, इससे प्रतीत होता है प्रत्याहारों में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। तो ये आपका पंक्ति विवेचन का तरीका रहेगा। इसके बाद में अगले में आ जाता है निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न होंगे वो 8 अंक के होंगे और आपके 8 प्रश्न आप पूछे जाएंगे, 8 में से 4 आपको करने रहेंगे। तो प्रारंभिक 8 प्रश्नों में से जो 3 प्रश्न होंगे वो प्रारंभिक 7 प्रकरणों में से होंगे, संज्ञा, परिभाषा, असंधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि से। उसके बाद जो अगले 3 प्रश्न रहेंगे वो निम्नलिखित प्रकरणों में से होंगे, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग और हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग से। और शेष जो 2 प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रकरणों में से रहेंगे, अव्यय प्रकरण से और स्त्री प्रत्यय से। अर्थात कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक 7 प्रकरणों में से 3 प्रश्न, अगले जो 3 प्रश्न होंगे अगले 6 प्रकरणों में से, और शेष बचे हुए जो 2 प्रश्न होंगे वो अंतिम 2 प्रकरणों में से होंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न होंगे, निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हमें करने होंगे और सभी प्रश्न है वो 8-8 अंक के रहेंगे और प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित से संबंधित होंगे। तो सोदाहरण प्रयोग सिद्धि विषयक, सबसे आसान ये रहेगा, आपको रूप सिद्धि करनी है, प्रयोग सिद्धि करनी है। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 सिद्धि करनी होगी और प्रत्येक सिद्धि का अंक भार 2 होगा। अर्थात इसमें आप सीधा सा लगाएं तो आपको 16 प्रयोग सिद्धियां करनी है और वो 32 नंबर की होंगी। जैसे आपके सामने आए हुए पूर्व प्रश्न पत्र में से ये प्रश्न है निबंधात्मक में से, सब में रूप सिद्धियां दे रखी हैं, 4-4 रूप सिद्धियां दे रखी हैं। इसके बाद अगले में आप देख लीजिए सब में 4-4 प्रयोग हैं, तो ये कुल 8 प्रश्न है, 8 में से 4 आपको करने हैं। तो इसका रूप सिद्ध करने का तरीका क्या है तो वो आप देख लीजिए। जैसे मध्वरी है, मधु हरि, यहाँ पे तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से स्थानीय अंतरतम, इन 2 सूत्रों के सहयोग से इको यणची या ध के परे उकार के स्थान पर वकार होगा तो मध्वरी हो जाएगा। अंची से इसे धकार का विकल्प सिद्धित होगा तो मैं ध वरी ये हो जाएगा। झलाम जस झसी, इसे पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाएगा तो मदध्वरी बन जाएगा। अलवंत के सहयोग से शेवंत से लोप है, इसके द्वारा अंत्यवकार का लोप प्राप्त है। और यणे प्रतिषेधोवाच्य, इस वार्तिक के द्वारा निषेध हो जाएगा तो मदध्वरी। और यणोमयोदेवाच्य, इस वार्तिक के द्वारा वैकदित होने पर मदध्वरी, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो ये मध्वरी पूछा छोटा सा था लेकिन इसमें क्योंकि विस्तार का है तो पूरा दे दिया गया है। अगला है सखायु, यहाँ पे सखी शब्द है, अर्थवत धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, सौजस मौट से प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय, तो सखी औ सुड़ नपुंसक से इस सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होने पर, और सख्युर संबुद्ध इसके द्वारा निद्वत भाव होने पर अचोणिति के द्वारा वृद्धि हो गई तो सखई औ ये स्थिति हो गई। और एच अयावे से आई के स्थान पर आयादेश हो गया तो सखायव ये रूप बन गया। तो रूप सिद्धियां इसलिए ज्यादा विस्तार मैंने इसको नहीं दिया है। तो आपको ये प्रश्न पत्र इस तरह से आगे करना है। और आगे है अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न, इसमें प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का होगा, कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रारंभिक एक प्रश्न होगा शुरू के 13 प्रकरणों में से होगा, अर्थात संज्ञा, परिभाषा, असंधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, इन 13 प्रकरणों में से एक प्रश्न होगा। और जो अगला जो प्रश्न है वो होगा स्त्री प्रत्यय प्रकरण में से, अव्यय प्रकरण से कोई प्रश्न अति विस्तृत निबंधात्मक में से नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा, वह प्रश्न 18 अंक का होगा और प्रश्न जो होगा वो निम्नलिखित में से संबंधित होगा, सोदाहरण, प्रत्युदाहरण, विश्लेषण और सूत्र व्याख्यात्मक। अर्थात सोदाहरण उदाहरण होंगे सूत्र के, प्रत्युदाहरण उसके विपरीत उदाहरण होंगे, विश्लेषण भी होगा, उसका विस्तार से विवेचन भी होगा, और सूत्र व्याख्यात्मक और सूत्र की व्याख्या भी होगी। अति विस्तृत निबंधात्मक में आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। जैसे कि आगे देख लेते हैं,
पिछले जो प्रश्न पत्र में है वो इस तरह से आए, नए पदांतर द्विवचन वरे ये लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु इति सूत्रम उदाहरणम प्रत्युदाहरण पुरस्सरम सविस्तरम व्याख्या। मतलब इस सूत्र की उदाहरण और प्रत्युदाहरण के साथ विस्तार से व्याख्या करनी है। और इससे अगला आ रहा है इंद्र वरुण भव सर्व इति सूत्रम उदाहरणम पुरस्सरम सविस्तरम व्याख्या। इस सूत्र की उदाहरण सहित विस्तार से व्याख्या करनी। तो आप देख लीजिए, नए पदांतर द्विवचन, इसका सबसे पहले पदच्छेद कर दिया, तो इसमें दो पद हैं नए, और पदांतर द्विवचन वरे ये लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। वृत्ति में है पदस्य चर्मावयवे, पद के अंतिम अवयव होने पर द्विवचनादौच कर्तव्य, और द्विवचन आदि करने पर निमित्तो अजादेश नए स्थानीयवद। पर को निमित्त मान करके अच के स्थान पर जो आदेश होता है वो स्थानीयवद नहीं होता है। इसके बाद में सोदाहरण व्याख्या में सूत्र का प्रकार लिखा है, यह अपवाद सूत्र है। और इसके बाद में इसमें पद लिखे कि इसमें कितने पद हैं, तो इस सूत्र में दो पद हैं। इसके बाद में पहला पद था वो न है, तो न इति अव्ययम, न यह अव्यय पद है और ये प्रथमांत है। और पदांत यहाँ से लेके विधिषु तक जो है ये सप्तमी बहुवचन का पद है। और यहाँ पे स्थानीय वदादेशो अनल विधाऊ, इस सूत्र से स्थानीय वदादेशो इन दोनों की अनुवृत्ति ली गई है। और अचय परस्मिन पूर्व विधाऊ इस सूत्र की भी अनुवृत्ति ली गई है। सूत्र में नए पदांत इत्यादि द्वंद्व समास घटित विधि शब्द से प्रत्येक अनुभवती। सूत्र में नए पदांत, इसके द्वारा द्वंद्व समास घटित विधि शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। येन पदांत विधि इत्यादि अर्थ होती है। इससे पदांत विधि, द्विवचन विधि, वरे विधि या लोप विधि, इस तरह से इसका अर्थ होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जब पूरे सूत्र का लेते हैं तो उसको सूत्र का अर्थ इस प्रकार से हो जाता है, पदांत विधि, द्विवचन विधि, वरे प्रत्यय विधि, या लोप विधि, स्वर विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जस विधि, चर विधि इत्यादि विधि में किया गया कार्य करने पर निमित्त का आदेश स्थानीय भाव नहीं होता है। अब इसका प्रत्येक का जो उदाहरण दे रखा है वो आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। तो इस तरह से आपको विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देना है और तब ये 18 नंबर का आपका उत्तर होता है। तो ये आगे स्क्रीन पे आपको दे रखा है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।